हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैग्नीफाइंग ब्रेन्स और मैं हूं आपकी होस्ट श्वेता। मैं आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की फ़ीचर्स क्या हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, आपको मैनेजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और भी सारे कॉन्सेप्ट्स जब भी आपके वीडियोस अपलोड होंगे आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और भी स्टूडेंट्स की आप इसे हेल्प करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट को समझने के लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक स्टार्टअप शुरू किया है। ठीक है, अब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपको अपना बिजनेस सेट करने के लिए काफ़ी सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक कॉम्पिटेंट मैनेजरियल स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, काफ़ी सारे और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, मार्केटिंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको, यदि आपको कोई बिजनेस या आपको अपना स्टार्टअप सेट करना है, तो आपको इसके लिए पहले आपके गोल्स सेट करने पड़ेंगे। आप जो स्टार्टअप करने वाले हैं उसके अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है वो सेट करना पड़ेगा, वो इवेल्युएट करना पड़ेगा। आपको आपकी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आप जो स्टार्टअप या आप जो आइडिया लेकर आए हैं वो क्या प्रायोरिटी रखता है, उसके मेन टारगेट ऑडियंस कौन है, आपके प्रोडक्ट से किस ऑडियंस को या किस कस्टमर को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आपका प्रोडक्ट आपकी कस्टमर की डिमांड कैसे फुलफ़िल करने वाला है, आप आपके रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करने वाले हैं। ठीक है, आप जो आपके बिजनेस से जो आउटकम होगा आप उसको कितनी इफ़ेक्टिवली इवेल्युएट कर पाएंगे कि आप उसको और आगे बढ़ाने के लिए आप नई स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज नथिंग बट सिंपली अ स्किल ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि आप एक एंटरप्रेन्योर है, आपने अपना बिजनेस सेट किया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, आपने जो पीपल हायर किया, ह्यूमन रिसोर्स हायर किया, आप अपनी मैनेजमेंट स्किल के थ्रू आप उनसे अपना काम करवाएंगे या उनसे अपना काम कैसे पूरा करवाएंगे, ये आपकी स्किल है। ठीक है, बेसिकली ये एक ऐसी प्रोसेस है कि आप लोगों से अपने किसी गोल को कंप्लीट करवाने कैसे करवाते हैं। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डीलिंग विथ और कंट्रोलिंग पीपल टू अचीव सर्टेन गोल। ठीक है, आप इसको आर्ट भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट एक तरीके की आर्ट है, या आप इसको साइंटिफिक तरीका भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति से अपना काम कराना पहली बात तो कोई आसान काम नहीं है। आपने देखा ही होगा, आप किसी से कोई काम करवाने जाते हैं, कोई इजी कोई, ये आपकी स्किल पर डिपेंड करता है कि आप किसी व्यक्ति को अपना काम करवाने के लिए कैसे मना लेते हो। ठीक है, तो ये आप आर्ट भी बोलोगे, या आप कोई लॉजिक लगाओगे, या आपको पता होगा कि कोई व्यक्ति आपकी बात कैसे मानेगा। ठीक है, तो आप उसके पीछे लॉजिक लगाओगे, आप आपका साइंटिफिक इवैल्यूएशन लगाओगे, है ना। तो बेसिकली क्या हो गया? मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड द आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर इन अ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है, आप इस पॉइंट को ज़रूर से नोट कीजिए। पूरे मैनेजमेंट में आपको ये दो शब्द हमेशा मिलेंगे, इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो बेसिकली मैनेजमेंट क्या है? किसी भी लोगों से या ह्यूमन रिसोर्सेज से या आपकी अवेलेबल रिसोर्सेज से अपने किसी सर्टेन गोल को, मान लीजिए आपने कोई गोल सेट किया है, मान लीजिए जैसे कि आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया था। ठीक है, आपका गोल है कि भैया अगले 2 सालों में मैं मेरी कंपनी की सेल 10 लाख पर एनम कर दूंगा। ठीक है, ये आपने गोल सेट कर लिया। ठीक है, अब इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है? ठीक है, आपने क्या किया? रिस्क इवैल्यूएट किया। ठीक है, आपने रिस्क इवैल्यूएट करने के लिए कितने लोगों की हेल्प ली होगी। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड, आपने मैनेज किया। ठीक है, आपने प्रायोरिटी सेट करी कि भैया आपको 10 लाख रुपए पर साल कमाना है, तो आप
क्या क्या प्रायोरिटीज सेट करोगे, मतलब आपकी स्टेप्स, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या होगी, ठीक है। अब 10 लाख रुपए साल कमाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, ठीक है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, आप जो प्रोडक्ट सेल करने वाले हो मार्केट में, ठीक है, आपको उसके लिए कितने सारे ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, यानी आपको प्रॉपर पढ़े अच्छे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए होंगे, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स चाहिए होंगे, ठीक है, ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव्स चाहिए होंगे, आपको ऐसे वर्कर्स चाहिए होंगे जो आपके प्रोडक्ट को कम से आप बना सकें, ठीक है। अब आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, यानी आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज के, आपको फंड्स कहाँ से मिलेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगा, आपको फंडिंग कहाँ से मिलेगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें मैनेजमेंट के अंडर आती है। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्टली इफेक्टिवली की जाती है, तो ये एक मैनेजमेंट प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। मैनेजमेंट प्रोसेस इज बेसिकली अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, लीडिंग, motivating and controlling the human resources, financial resources, physical and informational resources of organization to reach their goals effectively and efficiently. आप ये लास्ट वाला पॉइंट पढ़ सकते हैं, ये पढ़ रही मैं कि आप मैनेजमेंट बेसिकली क्या है। आप मैनेजमेंट में प्लानिंग करते हैं, ठीक है। आपने मान लीजिए कोई भी एक गोल सेट किया है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया कि आपने 10 लाख रुपए साल कमाने हैं, तो आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने प्लानिंग कर ली, उसके बाद आप ऑर्गेनाइज करेंगे कि भैया आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लोग काम करेंगे, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, आप प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे, आप किस ऑडियंस को टारगेट करेंगे, ये सब चीज़ें आएंगी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद आएगा डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। लीडरशिप लेनी पड़ेगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेस आपको देखने पड़ेंगे, फिजिकली इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस आपको ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने पड़ेंगे, तभी जाके आप आपका गोल्स को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती है? इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड, परवेसिव इन नेचर, मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इंटेंजिबल प्रोसेस। तो सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड कैसे है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का पता लगाना है तो आप ये देखिए कि उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स को या अपने गोल्स को कितनी इफ़ेक्टिवली इफ़िशिएंटली परफॉर्म करके रीच किया है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली इट्स अ पर्पसफुल एक्टिविटी, ठीक है। ये एक्टिविटी ऐसी है जिसमें जो कि किसी कारणवश की जाती है, ठीक है। यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने कोई मैनेजमेंट डिसाइड किया या आपने मैनेजमेंट बॉडीज़ अगर कम्युनिटी सेटअप की है तो किसी न किसी पर्पस से की होगी, ठीक है। इट इज़ अ टूल विच हेल्प्स यूज ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू फुलफिल द प्रीडिटरमाइंड गोल्स, ठीक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं वो आप ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज के इफ़ेक्टिवली यूज़ के बाद ही उसको फुलफ़िल कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई इंटरप्राइज सेटअप की है, आपने कोई स्टार्टअप सेटअप किया है, आपका गोल क्या है कि आप अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे, कैसे? क्वालिटी गुड्स बना के और उनको रिजनेबल प्राइस पे सेल करके, अपने कस्टमर को रिजनेबल प्राइस पे अवेलेबल करवा के। ये कैसे होगा? दिस कैन बी अचीव्ड बाय एम्प्लॉइंग एफिशिएंट पर्सन्स एंड मेकिंग बेटर यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज पर्वेसिव। अब मैनेजमेंट पर्वेसिव कैसे है? सबसे पहले पर्वेसिव का मतलब स्प्रेडिंग थ्रू एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ में पूरी तरीके से फैला हुआ होना, यानी कि यूनिवर्सल होना। अब मैनेजमेंट यूनिवर्सल कैसे है? कोई भी मैनेजमेंट फर्म, चाहे वो कोई सी भी फर्म, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो या बिजनेस हो, सबको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी डेफिनेट पर्पस के कारण ही
इस्टेब्लिश होती है, चाहे वो क्लब हो, हॉस्पिटल, पॉलिटिकल पार्टीज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बिजनेस फर्म, आपने देखा होगा सब दूर मैनेजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई डेफिनेट गोल होता है, और जब किसी एक गोल को अचीव करने के लिए एक से ज़्यादा लोग इंगेज होते हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस फर्म हो या बहुत बड़ी लार्ज टाटा इंडस्ट्री जैसी बड़ी बड़ी, अंबानी जैसी बड़ी बड़ी फर्म हो, रिलायंस जैसी बड़ी फर्म हो, या छोटी से छोटी कोई एक शॉप ही क्यों ना हो, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल जैसे कि अभी हमने पॉवर्सी में देखा, मैनेजमेंट हर जगह हर जगह ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे भी ये यही कह रहे हैं, मैनेजमेंट 3 डायमेंशंस में कंप्राइजेस है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वहाँ का जो काम हो रहा है उसको मैनेज किया जाता है, वहाँ के एम्प्लॉयज़, वहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका मैनेजमेंट होता है। अदर वहाँ जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ जैसे कि कोई प्रोडक्शन हो रहा है या उसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइसेस हो रही है, वॉट जो भी ऑपरेशंस चल रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वह हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है, बिजनेस फाइनेंस मैनेजमेंट होता है, लॉ मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है, ये सारे इस क्यों, दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी से मैनेजमेंट कैन नेवर बी डन इंडिविजुअली। जैसे कि हमने भी देखा, अगर एक से ज़्यादा लोग किसी कॉमन गोल के लिए वर्क करते हैं तो वहाँ पे मैनेजमेंट की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, किसी एक गोल को अचीव करने के लिए एक अकेला व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए एक अकेला व्यक्ति तो वर्क नहीं कर सकता, इसलिए ग्रुप की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट इट इज़ इंटेंजिबल फोर्स। ऑफ कोर्स इसे देखा नहीं जा सकता, इसे टच नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे महसूस किया जा सकता है। इसकी सक्सेस को मेज़र किया जा सकता है। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस की सक्सेस को अच्छी सक्सेस देखना हो तो उनकी रिजल्ट्स को देखा जाता है, उसके आउटकम्स को देखा जाता है। नेक्स्ट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, ये हमेशा चलती रहती है। मैनेजमेंट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस हैंडलिंग ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। इट इज़ कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू सॉल्व इट। फॉर एग्जाम्पल, किसी कोई कंपनी है, उसका कोई मैक्सिमम उसका टारगेट है कि उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव करना है, तो उसके लिए बार बार वेरियस पॉलिसीज़ बनाई जाती है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की जाती है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसकी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की जाती है। ठीक है, इसलिए ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, ये हाईएस्ट लेवल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में। ठीक है, जिसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव आपने सुना होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये सब काय में आते हैं, ये टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। इनका काम क्या होता है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं कि भैया ये ऑर्गेनाइजेशन सेट की गई है तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है। ठीक है, प्लान्स फॉर्मुलेट करते हैं, स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ जो बनाते हैं, वो सब टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, the role of top management can be summarized as follows. Top management lays down the objectives and broad policies of the enterprise। जैसे कि हमने पढ़ा कि भैया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज या उसके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने का जो काम होता है वो टॉप मैनेजमेंट का होता है। सेकेंड पॉइंट क्या, इट इश्यूज नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट बजट्स, प्रोसीजर, शेड्यूल्स एक्सेट्रा। अब किस डिपार्टमेंट का क्या बजट होगा, ठीक है, उसकी प्रोसीजर क्या होगी, उसके स्केड्यूल्स क्या होंगे, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कैसे काम होगा, कौन मैनेजर होगा, ये सब डिसाइड कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इट प्रिपेयर्स अ स्ट्रेटेजिक प्लान एंड पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फिर से वही बात कि भैया जब वो ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, प्लान्स फॉर्मुलेट करें, तो ऑफकोर्स स्ट्रेटेजी क्या होगी किसी गोल को अचीव करने की, उनके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने की, उनके लिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ क्या होगी, ये सारा काम कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, इट अपॉइंट्स द एग्जीक्यूटिव फॉर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, दैट इज डिपार्टमेंटल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर्स, ये सब कौन अपॉइंट करते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं। उसके बाद इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट्स की नंबर्स अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन साइज के अकॉर्डिंग उनके नंबर्स चेंज होते रहते हैं। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतने सारे डिपार्टमेंट्स, तो उन सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। देन आता है, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, ओके तो अगला क्या होता है कि भैया नया कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग्स जो होती है, बिजनेस डीलिंग्स होती है, बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि भैया कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं या कोई डील हो रही, बड़ी डील हो रही, तो ये सारे काम किसके होते हैं, ये होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देना, गाइडेंस देना, ये काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। Then the top level management is also responsible to the shareholders for the performance of the enterprise. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स मार्केट में इश्यूड हैं तो जो उनके शेयर होल्डर्स होंगे उनको जवाब देना, इसकी जिम्मेदारी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। ठीक है, पढ़ेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में आता है मिडिल मैनेजमेंट। आपने सुना होगा ब्रांच मैनेजर्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, कोई जैसे टीम लीडर्स होते हैं, ये सब मिडिल मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, दे आर द सबऑर्डिनेट्स ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट बट अबाउ द लोअर स्टाफ लेवल स्टाफ, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट टू द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, The number of layers of middle management differs according to the organization size. जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ के हिसाब से मिडिल मैनेजमेंट की लेयर्स डिफरेंट होती चली जाती है। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो जैसे जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के सबऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि ये इनके अंडर वर्क करते हैं। लेकिन जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, उसके सुपीरियर्स होते हैं, ये सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, जो पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई हैं या जो डायरेक्शंस टॉप लेवल मैनेजमेंट में दिए, उनको एग्जीक्यूट करना, उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूट करवाना, ये मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, जो प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन में बनाए गए हैं, ठीक है, जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाई गई है वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एग्जीक्यूट होगी या कैसे फ्लो होगी, या वर्कर्स उसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगी, वर्कर्स कैसे उसको परफॉर्म करेंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल मैनेजमेंट की होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज दे मेक प्लान्स फॉर द सब यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कई ऑर्गेनाइजेशन में ना छोटी छोटी यूनिट्स होती है, किसी काम को वो छोटी छोटी यूनिट्स में बांट देते हैं। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर यूनिट के काम को कैसे किया जाए, उसके लिए वो प्लान्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग में 6 ईयर से काम कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारा वो होता था सोशल मीडिया मैनेजमेंट या SEO करना, कंटेंट मैनेजमेंट करना। तो हमारा काम ना हम छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देते थे कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट का इतना कंटेंट तुम लिखो, इतना कंटेंट तुम लिखो। तो एज अ मैनेजर मुझे ये करना पड़ता था कि भैया मैं प्लान करना पड़ता था कि आपको अगर ये मैनेजमेंट इतना काम करना है तो आपको कैसे करना है। तो यू हैव टू फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिट या पर्टिकुलर वर्क। तो ये मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दे पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद लोअर लेवल में एम्प्लॉयमेंट करना या उनको ट्रेनिंग देना, ये काम भी मिडिल मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, आपके सबऑर्डिनेट्स आप चूज़ करते हो, आप एम्प्लॉय जो हायरिंग निकालते हो, वो जो किसी भी कंपनी में जो हायरिंग निकलती है, वैकेंसीज निकलती है, वो मिडिल मैनेजमेंट के थ्रू ही निकलती है। वो बताते हैं कि उनको किस तरीके का व्यक्ति चाहिए, किस तरीके का एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, दे इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन पॉलिसीज़ फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, उसको क्या है, उसको लोअर लेवल को समझाने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ विद इन द डिवीजन ऑफ अ डिपार्टमेंट। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। इट ऑल्सो सेंड्स इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट डेटा टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। दे इवेल्यूट द परफॉर्मेंस ऑफ जूनियर मैनेजमेंट। ठीक है, उनके ऑपरेशन में लोअर लेवल मैनेजर कैसे काम कर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करना, उनको इंस्पायर करना, बेटर परफॉर्म करने का, ये सारा काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है।
लास्ट होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट. लोअर लेवल मैनेजमेंट बेसिकली दिस इज़ द लास्ट लेवल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की. इसमें कौन कौन आते हैं? सुपरवाइजर्स आते हैं, फोरमैन आते हैं, सेक्शन ऑफिसर्स आते हैं, सुपरिटेंडेंट आता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू आरसी डेविस, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट refers to those executives whose work has to be large with personal oversight and direction of operative employees. In other words, they are concerned with the direction and controlling the function of management. Basically जो lower level management है, जो भी चीज़ें पॉलिसीज़ वगैरह, जो भी डायरेक्शंस जो टॉप लेवल मैनेजमेंट को दी गई, वो एक्चुअली उस पर वर्क कौन करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है. ठीक है. लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है? बेसिकली वहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो स्टाफ काम कर रहा है, उनको छोटे छोटे उनको जॉब्स दिए जाते हैं, उनको टास्क दिए जाते हैं, उनको कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए बताया जाता है, उनको जॉब्स दी जाती है बेसिकली कि आपको कोई पर्टिकुलर काम परफॉर्म करना है. दे गाइड एंड इंस्ट्रक्ट वर्कर्स फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़. ठीक है. जो उनसे भी छोटे लेवल के जो लोग, जो वर्कर्स हैं बेसिकली, जो जैसे जो वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनको गाइड करना उनका काम होता है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन. अगर कोई कंपनी का काम है कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल मैनेजमेंट पे होती है. दे आर ऑल्सो entrusted with the responsibility of maintaining good relation in the organization. ठीक है. दे कम्युनिकेट workers problems, suggestions and recommendatory appeals etc. to the higher level or higher level goals and organizations to the workers. To help to solve the grievances of the workers, they supervise and guide the subordinates. They are responsible for providing training to the workers. They arrange necessary material, machineries, tools etc. for getting the things done. ठीक है. किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई मशीन्स की ज़रूरत है या मटेरियल की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे परचेस मैनेजर है या कोई टूल्स एंड परचेस करना है, तो ये सारा काम लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है. अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को पीरियोडिकली टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना. ठीक है. इंटरप्राइज में डिसिप्लिन मेंटेन करना. ठीक है. अपने सबऑर्डिनेट वर्कर्स को मोटिवेट करना, ये सारा काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का. बेसिकली आप समझ लो किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की इमेज ना लोअर लेवल मैनेजमेंट के हाथ में ही होती है. ठीक है. अगर वहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, उनका प्रोडक्शन में अच्छा काम हो रहा है ना, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी बनी होती है. ठीक है. अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. किसी भी कंपनी में अगर कोई मैनेजमेंट हो रहा है, तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है. ठीक है. 3 उद्देश्य होते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं. ठीक. सबसे पहले पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसकी बिज़नेस की ग्रोथ करना, उसकी प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज़ करना, अपने गोल्स को अचीव करना. बेसिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रॉफिट को बढ़ाना. द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एम एट द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस. यूजुअली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. ठीक है. बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है. बट इन रियल वर्ल्ड बिजनेस हाउसेस ऑल्सो एम्स एट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन. बिजनेस ऑपरेशन रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज रिटर्न्स. ठीक है. और भी किसी भी बिजनेस के और भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, चाहे जैसे कि उनको अपने बिजनेस का एक्सपांशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है. उनको डाइवर्सिफिकेशन यानी कि उनको अलग अलग और मार्केट्स में उतरना है, उनको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस करनी है और अपने रिटर्न्स जो रिटर्न्स बढ़ाना है. ठीक है. ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जैसे द मेन एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट टू दैट एक्सटेंट दैट इट कैन सर्वाइव इन द कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव मार्केट. मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अभी आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया था. अब आपका गोल क्या होना चाहिए कि भैया आप आपकी मार्केट में आप सर्वाइव तो कर पाओ. आपकी जैसे कई सारे कॉम्पिटिटिव आपके कंपटीशन आपके मार्केट में ऑलरेडी
प्रेजेंट है, लेकिन इतने कट शॉर्ट कॉम्पिटिशन में आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि एक मैनेजमेंट के प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू ही आप उसको अचीव कर सकते हैं। द मोर द फर्म मेंटेन्स इटसेल्फ इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, द मोर पॉजिटिव इमेज इट विल हैव इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। ठीक है, जितना ज़्यादा कोई कंपनी अपने आप को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मेंटेन कर पाती, उतना ही उसके कस्टमर के माइंड में उसकी पॉजिटिव इमेज होती है। ठीक है, आपकी दूसरा एम क्या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का? अर्न प्रॉफिट। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आपको उस बिज़नेस से प्रॉफिट कमाना है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो आप अपने आप ही मार्केट से या कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने अपने प्रॉफिट तो कमा लिया, लेकिन आप एक जैसा ही तो नहीं बना रह सकते ना, आपको आपके बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपांड भी करना पड़ेगा। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको एक्सपांड करना पड़ेगा, आपको डाइवर्सिफिकेशन करने पड़ेंगे, आपको मार्केट की अगर मार्केट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को सेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो गया। एक और क्या हुआ कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपांड देयर एक्टिविटीज। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट, एंड growth is measured in the terms of sales, number of branches, number of products, number of employees। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को कैसे मेजर किया जाता है? उसकी सेल्स कितनी बड़ी है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, उसकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में पहला क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एज अ फर्म, एज अ एंटरप्राइज, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये आप कैसे मैनेज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। सोशल यानी कि आपके सामाजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। ठीक है, चलो आप जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं या अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपका कमिटमेंट क्या होना चाहिए? आप बिज़नेस कैसे चलाते हैं? आप सोसाइटी का रिसोर्सेज यूज़ करके ही आप अर्न करते हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जो भी आपने सोसाइटी से लिया है आप उनको पे बैक करें या आप उनकी मदद करें। ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? सोशली ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि आप अपने कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट दे क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करें। एक और सब्जेक्ट क्या हो सकता है? मेक द प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट द रिजनेबल प्राइस। आप अपने प्रोडक्ट को रिजनेबल प्राइस पे अवेलेबल करवाएं। ठीक है, आप अपने कंज्यूमर्स को रिजनेबल प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाएं ताकि आपके कस्टमर्स उसको ईजीली परचेस कर सकें और आपके प्रोडक्ट से अपना जो भी गोल्स है उसको कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट क्या होता है? आप सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके। अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन खोली है तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। नेक्स्ट इज़ यूज़ इको फ्रेंडली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, मान लीजिए आप कुछ भी प्रोडक्ट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका इको फ्रेंडली होना चाहिए, उसको बनाने का तरीका इको फ्रेंडली होना चाहिए। आप अपने एनवायरनमेंट को एयर पॉल्यूशन आप देख रहे होंगे आजकल जो इतने एयर पॉल्यूशन हो रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? इंडस्ट्रीज से ही हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये सोशल ऑब्जेक्ट, ये आपका सोशल एक कमिटमेंट बनता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें, तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। आपकी कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकें। कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटीज़। ठीक है, सिविक एक्टिविटीज़ में डिज़ायरेबली कंट्रीब्यूट कर सकें, अपनी इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट कर सकें अपनी कंट्रीज़ की, और एजुकेशनल, हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स टू फीमेल्स ऑल्सो। ठीक है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो अब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल दोनों जेंडर्स को जॉब प्रोवाइड करें। ठीक है, फीमेल्स को भी जॉब प्रोवाइड करें, उन्हें इक्वल सैलरीज प्रोवाइड किया जाए। जुडिशियस यूज़ ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। ठीक है, आज का हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, आप यदि मैनेजमेंट में स्टार्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट बीबीए कर रहे हैं, मैनेजमेंट एमबीए कर रहे हैं, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कोई डाउट है या अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं। मैं थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलना, और पसंद आया हो चैनल वीडियो तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। ठीक है, चलो बाय।